पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे, और न पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। तुम्हारी मुतासिब सिंध पुलिस ने उन गाड़ियों पे डंडे मार के शीशे तोड़े, मेरी माँ और बहनों को जख्मी किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज जो हैं उनका कद नहीं है कि वो खुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, कराची में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासत में काफ़ी तेज़ी है, यूँ तो जनरली भी है, लेकिन कराची में ख़ास तौर पर तमाम जो स्टेक होल्डर जमातें हैं वो इस वक्त लग रहा है कि मैदान में है, सरगर्म है और मुतहरिक हैं। आखिर ये किस चीज़ की पेशबंदी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो तो बल्दियाती कानून के हवाले से है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के एक तवील धरने के बाद तकरीबन 29 रोज़ उनका वो धरना जारी रहा, जिसके बाद उनसे मुज़ाकरात करके मामला ख़त्म कराया, धरना ख़त्म कराया। और जमात इस्लामी इसको जाहिर है कि अपनी बड़ी फतह गर्दान रही है कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पावर शो करके अपनी बात मनवाई। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी शामिल है, MQM भी शामिल है, दीगर जमातें हैं, वो अभी तक मुतमईन नज़र नहीं आ रही हैं इस बल्दियाती कानून के हवाले से। और उनका ये भी मानना है कि जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी ने चक्कर दे दिया है, कोई हाथ दिखाया जाएगा इन्हें और इनकी बातों पर अमल नहीं होगा। बहरहाल जो कुछ भी है, इस वक्त सारी जमातें यूँ लग रहा है कि सड़कों पर हैं और अपने अपने तौर पर कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये कि बल्दियाती कानून की ये जंग है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में शहर कराची पर किसका होल्ड ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा इस केक में से हिस्सा ले सकेगा, शायद ये कहीं ना कहीं इनकी बका की भी जंग है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं? और बल्दियाती कानून के हवाले से कितने तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं जमातों के? जमात इस्लामी ने जो बातें मनवाई हैं, क्या वाकई वो उनकी कामयाबी है या नहीं? और आइंदा जो मंजरनामा है शहर कराची का सियासी तौर पर वो क्या होगा, इसके हवाले से आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले जाऊँगी मैं हिलाली साहब की तरफ। हिलाली साहब, हमने देखा जमात इस्लामी ने एक तवील धरना दिया। जमात इस्लामी यूं हमें नज़र नहीं आ रहा था कि कोई बहुत सीटें कराची से उसने जीती हों या बड़ा कोई उनकी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन एकदम से उन्होंने बड़ी स्ट्रेंथ शो की है कराची में और बड़ा तवील धरना भी दिया है। आप समझ रहे हैं कि जो बल्दियाती कानून के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ना सिर्फ उन्होंने मनवाए हैं बल्कि अपनी जगह भी पक्की की है। समीना, क्या जमात इस्लामी की क्या नुमाइंदगी है कराची में? एक सीट। ये तो PPP ने अपना बड़ापन दिखाया है। सबको कह रहे हैं कि एक सीट है और ये निकले थे। तो आप देखिए, हम एक सीट वाले की भी इज्जत करते हैं और हम उसको जो हम कर सके हमने किया। हालांकि मैं दाद देता हूँ जमात इस्लामी का वाहिद MPA जो है वो बड़ा अच्छा काम किया है, मगर ये कोई ख़ास बात नहीं। असल बात तो ये है समीना कि 50 साल हो गए हैं और ये दो पार्टीज MQM और PPP आज तक नफरत और कुछ नहीं है फॉर ईच अदर, बस सिर्फ नफरत है एक एक के लिए। उनके लीडर्स, उनके लोग, ये सब, और ये दो पार्टीज मिल के कराची को तबाह कर दिया है। एब्सोल्युटली MQM ने तबाह किया है बाय भट्टाखोरी, वायलेंस और चाइना कटिंग, और PPP ने तबाह किया है कि कराची के फंड्स ना कि वो जाके कम से कम कोई जगह पे खर्चे जो हम देख सकें, बस अपने आप पे खर्चे, अपने जेबों पे। रिजल्ट क्या हुआ? नौकरियां, अपॉर्चुनिटीज और फिल्थ, और कुछ नहीं हो रहा है कराची में, इसलिए कि करप्शन इज किंग। और देखिए, ऐसे मौके पे एक लास्ट चांस अगर मिला है, ऐसे मौके पे वसीम अख्तर साहब कहते हैं सिंधियों को कि आप अपनी टोपियां निकाल के नेशनल हाईवे पे छोड़ दें, कराची अपनी टोपियों के साथ ना आए।
लुक एट दैट, ये कितना बड़ा इंसल्ट है। क्या ये कोई तरीका है पीसफुली उनके साथ ये रहना? और पीपीपी क्या करती है? उन्होंने अपनी स्पेशली रिक्रूटेड पुलिस से तबाही मारा, डिप्रेव्ड वायलेंस किया है। आई मीन आई कॉल इट डिप्रेव्ड वायलेंस औरतों पे। और जो लोग जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नतीजा है कि एक आदमी बेचारा शॉक से मर गया। यूसी 15 का, यूसी 5 का जो काउंसलर था जी। और पीटीआई एमएनएज, 14 पीटीआई एमएनएज हैं कराची में, और वो क्या कर रहे हैं? वो फेडरल फंड से रोड्स बना रहे हैं अपने हलकों में। क्यों? कि उनको पैसा तो नहीं देगा पीपीपी, वो कहेगा हम क्यों दें तुम्हें। तो फेडरल फंड से वो रोड्स बना रहे हैं इसलिए कि वो खुद कहते हैं और खुला कहते हैं कि यार कुछ तो हम करें, इसलिए इनसे तो कुछ नहीं मिलना है, और अगर हम कुछ नहीं करें तो अगले इलेक्शन में हम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। उसके ऊपर टू ऐड टू द कंफ्यूजन, टू ऐड टू द कंफ्यूजन अफगान या पठान आ गए हैं भरे हुए उधर से। अच्छा। और ये जो हैं, ये भी एक अजीब सा इनका रवायत है, बस अपने दुकानों में जाते हैं, अपने एक एक से चीजें लेते हैं, कहते हैं कि हम पठान की दुकान से लेते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मुझे नहीं पता इसका क्या हल है। अच्छा। मगर मैं समझता डिवीजन नजर आ रही है। हिस्टोरिक रॉन्ग हुआ है कि कराची, हिस्टोरिक रॉन्ग था कि कराची फेडरल एरिया नहीं रहा, कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा नहीं रहा, और ये मैं समझता हूँ वापस तो शायद नहीं हो सकता। एक शॉर्ट सा कमेंट इस पर जरूर कर दें हिलाली साहब। चलिए, ये तो आपका अपना एक एनालिसिस हो गया सारी सिचुएशन पर। इमरान साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं एक शॉर्ट सा कमेंट जरूर हिलाली साहब आपका इस बात पे लूंगी कि ये बड़ापन जो इन्होंने जमात इस्लामी के लिए दिखाया पीपल्स पार्टी ने, वो एमक्यूएम और पीटीआई के लिए क्यों नहीं दिखाया? वो तो ज्यादा उनके लिए खतरनाक भी हो सकते थे। वहां पर एमक्यूएम से लड़ाई मोल लेके उन्होंने बिला वजह अपने ऊपर तनकीद भी करवा ली, तो आपने वो वहां पे क्यों नहीं उन्होंने बातचीत की? मैंने कहा आपको ना, एक एमएनए, एक एमपीए जो जमाती इस्लामी का है, वो कोई कंपटीशन है ही नहीं उनके लिए। और दूसरों को अगर वो कंसेशंस दे दें तो वो कहेंगे देखिए हमने लड़के ले लिया, इनके पास कुछ नहीं है और हमने ले लिया, उन्हें क्रेडिट ही देना चाहते थे। तो हमें वोट दो, इनसे पूरा ले रही है। ठीक है, चलिए मैं फिर इमरान साहब से पूछती हूँ, आपके इस तज्जिए से इत्तेफाक करता है या नहीं इमरान साहब? क्या जमात इस्लामी की कोई हैसियत नहीं है कराची में इस वक्त, जैसे कि हिलाली साहब ने कहा, और ये कोई अचीवमेंट नहीं है उनकी कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, हिलाली साहब ने बहुत सी बातें जो की हैं बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन जो जमात इस्लामी का मामला है, मैं स्पेशली जमात इस्लामी को इस पे ज़रूर क्रेडिट दूंगा। जिस तरह से उन्होंने एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद के साथ पीपल्स पार्टी को मजबूर किया। मेरे नज़दीक देखें मामला ये नहीं है कि एक एमपीए उनका या 20 है। देखें एमक्यूएम के तो इतने एमपीएस हैं, लेकिन वो तो उनको कायल नहीं कर सके। पीटीआई के इतने एमपीएस हैं, लेकिन वो तो उनको कायल नहीं कर सके। देखिए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद की, और आपको पता होना चाहिए कि जमात इस्लामी जो है कराची की पॉलिटिक्स में उसका बड़ा असर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो वैक्यूम बना है कराची में, उसमें जमात इस्लामी ने गेन किया है। जमात इस्लामी ने अपनी जो चीज़ें हैं उनको, बाद चीज़ों को उन्होंने दोबारा आप समझ ले बहाल किया है। लोगों में अपना जो एक उनका छुपा हुआ ताल्लुक था, कमज़ोर हुआ ताल्लुक था, उसको लोगों को मोटिवेट करके वो ताल्लुक दोबारा मजबूत किया है। और आप देखेंगी कि इस दफ़ा आपको बल्दियाती इलेक्शन जब भी वहाँ पे हुए, आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। जो हिलाली साहब फरमा रहे थे कि 14 एमएनएज हैं पीटीआई के और वो बेचारे फेडरल उसमें कर रहे हैं, अब देखिए उसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली जमात इस्लामी को होगा, क्योंकि वो सही कह रहे हैं हिलाली साहब, जब सूबाई हुकूमत उनको फंड्स नहीं देगी तो लोग तो उनसे नाराज़ होंगे कि हमने इनको मुंतखब किया था लेकिन इन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो जमात इस्लामी एक अल्टरनेट क़यादत के तौर पे, मुतबादल क़यादत के तौर पे वहाँ पे दोबारा अपने आप को एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिश कर रही है। दूसरी बात ये देखें, जो एमक्यूएम का रद्द-ए-अमल है इस मुआहदे के हवाले से, उस भी आपको वो कह रहे हैं इन्होंने बेवकूफ़ी की है, तो क्या वो नहीं पूरा करेंगे अपना कमिटमेंट? मुझे आप ये बताएं, किसी भी सियासी जद्दोजहद का हल, आखिरी अल्टीमेट हल क्या होता है? अब एमक्यूएम क्या चाहती है कि वो वहीं जमात इस्लामी भी उसी तरह से वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, ऐसी बात नहीं है। देखें
जब आपको सियासी एहतजाज करते हैं तो जमहूरी तरीका यही है कि उसके आखिर में मुज़ाकरात होते हैं और आप चीजें तय करते हैं। तो उन्होंने इस लिहाज से वो एक अच्छी स्ट्रेटजी, मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी। और दूसरी एक बात देखें, हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी मौजूद हैं और आपने चूंकि एमक्यूएम की बात की है तो मैं यही वाली बात जरूर उनसे भी। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, जनाब एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर बराए IT। अमीनुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीनुल हक साहब, आपको क्यों लग रहा है कि जमात इस्लामी के साथ कोई धोखा हो जाएगा, पीपल्स पार्टी कोई धोखा कर देगी, जबकि अक्सर तो उसको क्रेडिट दे रहे हैं कि जमात इस्लामी ने अपनी बात मनवाई है पुरअमन तरीके से, तो ये तो एक अच्छी बात है। इसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पहले की तरफ में लेके जाता हूँ। 3-4 महीने पुराने वाकयात भी याद दिलाता हूँ। जफर हिलाली भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। मेरा ख्याल है कि जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी की सपोर्ट थी और यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब कराने में भी। इसके साथ साथ जो सूरत हाल डेवलप हुई पिछले कई महीनों से, उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि एमक्यूएम को कॉर्नर करने के लिए सबाह हुकूमत की जो आशीर्वाद जो जमात इस्लामी के साथ रही है। रेड जोन में भी वो बैठे और मेरा ख्याल है कि जिस वक्त असेंबली के सामने बैठे कोई रोक टोक नहीं था। अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के खिलाफ जद्दोजहद कर रही थी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। ट्रस्ट मी, सिंध की तमाम सियासी पार्टियां इंक्लूडिंग PMLN, PTI, अवामी नेशनल पार्टी, JUI और तमाम लोग इसमें शामिल है। उसके बाद हमने लेकिन जमात इस्लामी हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। उसके बाद जबकि हमने उन्हें दावतनामा भी दिया था। इसके बाद एमक्यूएम ने क्या किया, तमाम कराची की जो हलाली साहब को पता होगा कि तमाम तजाती अंजुमने हैं जो शहर की मेन, उन तमाम लोगों को बुलाया। उन तमाम लोग एक पेज पे आए और कहा कि यस, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 को नामंजूर करते। हम तीसरे फेज में गए। तीसरे फेज में हम क्या गए कि जो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साइट एसोसिएशन, कोरंगी एसोसिएशन, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, तो प्राइवेट तमाम एसोसिएशन को बुलाया। तमाम लोग एक बात में मुत्तफिक है, सिंध गवर्नमेंट लोकल एक्ट 2021 काला कानून है। इसके बाद हम रोड पर आए और रोड पे पुरअमन मुजाहरा करते चले आए। और आपने देखा है कि पिछले 2 महीने में हमने जितने भी मुजाहरे किए, किसी एक जगह पर भी एक पत्थर नहीं पड़ा, कोई विंडोज की नहीं टूटी, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। मैं जफर हिलाली भाई को सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब जो ये निखरी हुई सुलझी हुई एमक्यूएम है 22 अगस्त 2016 के बाद, तो उसके ऊपर नजर रखें। हमने पिछले 5 साल में एक मुकम्मल अदम तसादुम, अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे कारबंद रहे, किसी के साथ कोई तसादुम भी नहीं गए। अब आप ये देखें कि आज से 3 दिन पहले जब हम चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचे तो आपका कैमरा दिखा रहा था कि खवातीन थी, बुजुर्ग थे, नौजवान थे, बच्चे भी साथ थे। हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारा असूल है कि हम एक फैमिली गैदरिंग के साथ जाते हैं तमाम जगहों पर। बिल्कुल एक पुरअमन और नियत थी रैली। किसी के हाथ में पत्थर नहीं था, किसी के हाथ में डंडा नहीं था, हत्ता कि पानी की बोतल भी बहुत से लोगों के पास नहीं थी। इसके बावजूद जुल्म और ज्यादती की गई, उसका जिक्र जब मुझसे आप सवाल करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मैं यही पूछने वाली थी अमीनुल हक साहब आपसे कि आखिर इसकी क्या फिर जरूरत पेश आ गई उन्हें कि उन्होंने आप लोगों के ऊपर ये तशद्दुद किया, क्योंकि जब जमात इस्लामी इतनी देर से वहां बैठी थी तो उनको तो नहीं उन्होंने छेड़ा, और आप लोग रेड जोन में क्यों दाखिल हुए, जबकि आमतौर पर ये कहा जाता है ना कि रेड जोन में आप नहीं दाखिल हो सकते एहतजाज करते हुए। मैं ये तो सवाल पूछ रहा, जमात इस्लामी 27 दिन से बैठी थी, उसके साथ कोई नजला तो काम नहीं था, उनके साथ कोई उनको बुराई नजर नहीं आई। एमक्यूएम, अच्छा अब क्यों एमक्यूएम के साथ? देखिए, जिस तरह जफर हिलाली साहब ने कहा कि पिछले 40 साल से एमक्यूएम इस शहर की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर चली आ रही है। आप इन तमाम सर जुल्म ज्यादती के बावजूद 2018 के इलेक्शन ले लेते हैं, आज सबसे ज्यादा वोट मेरा ख्याल एमक्यूएम को मिला। इसके बावजूद 5 कौमी असेंबली की सीटें ऐसी थी जो 300 से लेकर, रिपीट 300 से लेकर 3000 वोटों से हमारा आ दिया गया। ये भी बात खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते, आज से 15 दिन पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती इदारे कराची पोर्ट ट्रस्ट पे इलेक्शन होता है CBA का, कौन जीता? पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त, मेरी अलाइंस पार्टी की जमानत जब्त, एमक्यूएम भारी अक्सरियत से जीत गए। उन केपीटी में कौन लोग काम करते? लांडी, कोरंगी, मली, शाह फैसल, औरंगी, सुरजानी, लियाकताबाद और नाजाबाद के लोग। इसका मतलब कि उनका सेंटिमेंट क्या है? दे ट्रस्ट ऑन एमक्यूएम। हम आज नहीं, हम आपकी मकबूलियत पे शक नहीं कर रहे, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि रेड जोन में आप क्यों दाखिल हुए? PSL के मैचेस थे, स्टेडियम में वो प्रैक्टिस नहीं कर सके, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई, तो क्यों इस तरह का कदम उठाया गया? मैं समीना बिल्कुल अर्ज कर देता हूँ। देखो, खुदा के वास्ते ये ना समझिए कि हम PSL के वजह पर हम डिस्टर्ब करने गए।
PCL मेरा अपना इवेंट है, कराची किंग लाहौर कलंदर मेरी टीम है, सरफराज अहमद और बाबर आजम का मैं फैन हूं और कराची के हजारों लाखों नौजवान उनके फैन है। हम क्यों उनको डिस्टर्ब करेंगे? द मोमेंट हम वहां पहुंचते हैं, मुझे यार मैं बिल्कुल गवाह हूं, और मेरे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी थे कमिश्नर कराची, मेरे पास 5:15 5:30 बजे आते और उन्होंने हमसे बातें शुरू की, नेगोशिएशन। हमने क्या अर्ज किया, मैंने उनसे कहा, बिल्कुल ये लफ्ज मैंने कहा जो मैं रिपीट कर देता, मैंने उनसे कहा कमिश्नर साहब आप इंतजामिया अफसरान हैं, आप आए, थैंक यू वेरी मच, आप मेरा खालिद मकबूल का पैगाम लेके अंदर चले जाए और उनसे कहेंगे पॉलिटिकल लोन नेगोशिएशन करने के लिए हम तैयार बैठे हुए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऑल ऑफ ए सडन, यानी कि तकरीबन जब हमने नमाज का ऐलान किया, वहां पे मगरिब के नमाज की सिरबंदी हो रही थी, आप अपने कैमरे से देख सकती है, बाकायदा 2 दफा ऐलान हो चुका कि अब सिरबंदी होने जा रही है। ऑल ऑफ ए सडन विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंटीमेशन, ये भी शेयरिंग शुरू हो गई, लाठी चार्ज कर देगा। फिर आप सबके कैमरे ने देखा है क्या हुआ। सदाकत अमीनुल हक साहब, गुजारिश ये है कि ये जो आप चीजें बयान कर रहे हैं, ये पिछले 3 दिन से हमने मीडिया ने ये सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। माफी चाहता हूँ, वाकई बड़ी ज्यादती हुई। किसी हुकूमत को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले अवाम पे इस तरह से तशद्दुद करे। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, इसको छोड़ दें। असल इस वक्त जो इशू है वो हम ये प्रोटेस्ट हमारा इशू नहीं, इस वक्त इशू ये है कि कराची की सियासत में जो होने जा रहा है, क्या आप ये नहीं समझते कि MQM जो है वो उसके जो इतने हिस्से बखरे हुए हैं, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अगर जमात इस्लामी के साथ ये मामला किया है तो वो ये समझती है कि मेन स्टेक होल्डर या मेन हमारे मुखालिफ तो MQM है। तो अगर हम दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त वाली पॉलिसी तो नहीं कहीं पीपल्स पार्टी अपना रही कि अपने सियासी फायदे के लिए वो और MQM को नीचा करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे कर रही हो? इमरान भाई बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं। तरीके कार क्या रखा गया पिछले 2 साल से कमाल और जमाल की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट दिया है कि MKM के खिलाफ बात करो। अब जब वो उनकी नाकामी नजर आना शुरू हुई, अब इन्होंने जमात इस्लामी पे हाथ रखा। और अगर कल रात को पीपल्स पार्टी उनके पास पहुंची भी है तो क्यों पहुंची है, तो सबको सोचने की बात है। जब MKM पाकिस्तान का इतना हेवी प्रेशर उनके ऊपर सिंध गवर्नमेंट पे पड़ा और आपके चैनल समेत तमाम चैनल, तमाम ह्यूमन राइट्स कमीशन, तमाम जिसे कहते हैं खवातीन की तंजीमें, तमाम लोगों ने उनको कंडेम किया, तो पीपल्स पार्टी डिफेंसिव हुई और उन्होंने क्या किया कि दोबारा रात की तारीकी में वो जमात इस्लामी के पास जाते हैं, उनके साथ एक मुआहदा कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि कल हमारे हौजी अजहर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इस पूरे मुआहदे में ऐसा लगता है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब को मामू बना दिया गया। लेकिन MKM क्या करी, MKM आज भी तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर खड़ी हुई है और क्या बातें कर क्या ऑप्शंस क्या है लेकिन आपके पास? अब अमीनुल हक साहब, उन्होंने तो अपना जैसा तैसा एग्रीमेंट किया, वो कह रहे हैं हमने बहुत सारी बातें मनवा ली हैं, तो बातें तो आपकी भी वही थी, अगर मानी गई हैं तो फिर अब प्रोटेस्ट किस बात का? नहीं, बातें नहीं। देखिए असल इम्पोर्टेंट बात क्या है, समझने की बात ये होगी कि MKM क्या कहती है। MKM कहती है पॉलिटिकल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात मेयर को दिए जाए। आज जो कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है वो मेयर से छीन लिया गया। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो मेयर के पास नहीं है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके पास नहीं है। टाउन प्लानिंग उनके पास नहीं है। कराची बिल्डिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी उनके पास नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब आपके पास ये इख्तियारात ही नहीं होंगे तो आप कराची के अवाम की खिदमत कैसे करेंगे? फिर आप दूसरा वसीम अख्तर की तरह से बेख्तियार मेयर लाना चाहते हैं या बाख्तियार मेयर लाना चाहते हैं? तो ये असल बात है। और अच्छी बात है कि तमाम हिलाली साहब आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? हिलाली साहब जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स भूलिए, असल वजह क्यों है कि ये निकले हैं और ये बता रहे हैं आपको। 4 अस्पताल अब्बासी शहीद समेत इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के पास था, जो मेयर के पास होता था, वो निकाल दिया है। KMC के स्कूल्स निकाल दिए हैं और जैसे इन्होंने कहा वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, लोकल टैक्सेस खत्म कर दिए, माल रोड, पार्क्स। देखिए एक जमाना यह था कि कराची का जो कमिश्नर का रिपोर्ट वो लॉर्ड मेयर लिखता था, लंदन और न्यूयॉर्क की तरह। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो एक करप्शन का एक नेस्ट बना हुआ है और जो उधर आता है पैसे लेके कनाडा भाग जाता है। होर्डिंग्स और एडवर्टाइजमेंट, ये कुछ चीज नहीं है उनके पास। ये लोकल गवर्नमेंट नहीं है, ये फ्रॉड है। इसके खिलाफ वो एजिटेट कर रहे हैं और आप पॉलिटिक्स पे जा रही हैं। पॉलिटिक्स भूल जाएं।
नहीं, मैं तो उस पे नहीं जा रही, लेकिन जाहिर है हर चीज ही आखिर हिलाल साहब बात वही आ जाती है कि अगर कोई लोकल गवर्नमेंट की बात करे तो इवेंचुअली तो उसमें पॉलिटिक्स तो है ही है ना, और जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स होनी भी चाहिए। लेकिन अमीनुल हक साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आगे आप लोग अब क्या करने जा रहे हैं? मजीद आपका कोई प्रोटेस्ट का इरादा है, या आपके साथ भी बातचीत पीपल्स पार्टी ने कोई राब्ता किया है, या आप लोग सोच रहे हैं कि कोई बाकी ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कोई मुत्तफ़िका हिकमत अमली तैयार की जाए? यस, बिल्कुल, हमने तैयारी की है, अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल करें। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पीएसएल का मैच हो रहा, आप ये देखिए कि उस इवेंट के बाद जो सीएम हाउस में हुआ, उसके नेक्स्ट डे जब हमारा साथी शहीद हुआ, हमने उस राउट को डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि हम शहर पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने पुरअमन, जिसे कहते हैं कि नमाज जनाजा पढ़ाई। आज खवातीन का इतना बड़ा मुजाहरा वो हमने कहाँ किया, उस राउट पे नहीं किया, बल्कि हम क्लिफ्टन में हमने किया। इसका मतलब क्या है, ये एक बाकायदा मैसेज है ऑल ऑफ दी पाकिस्तान की, जो नेगेटिव कुछ चंद चैनल ने और कबिल खसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत एक नेगेटिविटी डेवलप करना चाह रही थी कि खुदा ना खास्ते अल्लाह ना करे हम पीएसएल के खिलाफ है। मैंने जैसे कहा मेरा इवेंट है, एमकेएम का इवेंट है, नंबर 1। नंबर 2, यस, हम तमाम सियासी पार्टी को ऑन बोर्ड रखा हुआ है। हमने क्या कहते हैं कि हर सूरत में हम अपना पॉलिसी चार्ट आउट कर रहे हैं, दूसरी सियासी पार्टी को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और हमने अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। ऐसे जाने हिलाली साहब और इमरान भाई आपके लिए भी कि हर जगह पर पुरअमन, इंशाल्लाह पुरअमन, अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे कारबंद रहकर हम पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर वो नहीं मानते अमीनुल हक साहब, तो क्या आप लोग बॉयकॉट करेंगे बल्दियाती इंतखाबात का, या फिर इसी कानून के तहत जो पास होगा आप लोग जाएंगे इंतखाबात में? हम बड़े पुरअज़्म लोग हैं, सियासी लोग हैं, और हम आम सियासी पार्टियां ऑन बोर्ड हैं। जिस तरह मैंने कहा कि तजारती अंजुमन है, इकोनॉमिक स्टेक होल्डर, तो हम इस बात के मुकम्मल तौर पर बाइकाट का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लड़ेंगे, सियासी लड़ाई लड़ेंगे, पुरअमन तरीके से लड़ेंगे, और इन्हें मजबूर करेंगे कि हर सूरत में नो टू पॉलिटिक्स जारी। अमीन साहब, आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि एमक्यूएम की ताकत ही गली मोहल्ले की सियासत थी, और जितना गली मोहल्ले की सियासत में आप लोगों को मजबूत समझा जाता था, उतना कोई और दूसरी जमात नहीं थी। क्या आप नहीं समझते कि गली मोहल्ले की सतह पे आपको कमजोर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने इस तरह की कोई स्ट्रेटजी की है? मैं आपसे 100% इमरान साहब मुत्तफिक हूं कि उनकी पूरी कोशिश हो रही है कि धमकी, लालच, साजिश, ये 4 मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर वो हमें कमजोर करने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन एमजीएम का एडवांटेज कि आज एमजीएम के जितने अराकान कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली है, सेनेटर है, मैं वफाकी वजीर हूँ। ट्रस्ट में हलाली साहब को पता होगा, मैं 42 साल पहले जिस घर में रहता था आज भी उस घर में रहता हूँ। आज भी मैं एक छोटी सी जाती हैसियत है, मैं 660 सीसी की गाड़ी चलाता हूँ। जब सरकारी गाड़ी जाना होता है तो वो अलग बात है। तो आज एमकेएम का और अपने वोटर सपोर्टर के साथ इंटरेक्शन है। यही वजह है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो आप देखिए, आज खवातीन का जलसा देख ले, सैकड़ों की तादाद में खवातीन वहां पहुंची थी। हमने 3 दिन पहले जब प्रोटेस्ट किया था, आप देखें कि मतलब हम माली तौर पे बहुत ज्यादा गैर मुस्तैद, ठीक है, हमारे दफातर बंद है। हम आपको बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं अमीनुल हक साहब, जैसे आपने हालात बताए। लेकिन ये कि हम उम्मीद करते हैं कि जिद्दोजहद जारी रहे, और जो भी कानून कराची के लिए, सिंध के लिए बेहतर है बल्दियात का, वही नाफिज हो। बहुत आपका आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं एक कमेंट जरूर लूंगी आप दोनों से इनकी गुफ्तगू के हवाले से। हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा या फिर पीपल्स पार्टी अड़ी रहेगी? पीपल्स पार्टी अड़ी रहेगी, उनको पैसे की जरूरत है। देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, 95% इनका बजट कराची से आता है, और क्या ये खर्चते हैं कराची में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं किधर और क्या। कल समीना, कल वॉक से डिफेंस में मैं आ रहा था और मैंने 3 गोलियां चलाई हैं, कुत्ता मेरे को काटने के लिए निकला था, और 3 शॉट्स आई हैड टू फायर। पिस्तौल के साथ मुझे वॉक करना पड़ता है, सोचिए तो सही। यार इट्स नॉट फनी यार, काट लेता तो मैं पता नहीं किस हॉस्पिटल भागता, और पता नहीं वो इंजेक्शन। हाँ, मैं वही कहने वाली थी कि वैक्सीन भी उसकी मिलती कि नहीं मिलती है। मैं हिलाली साहब इस बात पे नहीं, एग्जैक्टली हिलाली साहब, मुझे हंसी इस बात पे आई थी कि अब ये ना हो कि कल आप पे FIR हो जाए कि आपने पिस्तौल भी रखा हुआ है।
नहीं, आई होप कि वो लाइसेंस्ड ही होगा। लेकिन इमरान साहब, हाँ, लाइसेंस समेत। हाँ ठीक है इमरान साहब, जो आप इसको थोड़ा सा इसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये जो लड़ाई है सारी सिर्फ ज़ाहिर है बल्दियाती कानून के लिए है, या आपको भी नजर आ रहा है कि इसमें हर कोई जो पार्टी है वो बेसिकली अब पावर शो कर रही है कराची में अपनी, कि हम भी स्टेक होल्डर है, वी आर देयर। समीना सुन ले, कराची है ना जो, वो मिनी पाकिस्तान है। अब कराची का मामला समझे, कराची में कितने स्टेक होल्डर्स हैं। कराची में बाकायदा, ये आप वैसे तो दुनिया के तमाम बड़े शहरों में इस तरह के मसाइल होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लेकिन कराची मसाइलिस्तान बन चुका है और उसकी आप जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ किसी एक जमात को या एक हुकूमत को नहीं करार दे सकते। MQM भी उसकी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। ठीक। अब उसमें है क्या, अब आप देखें कुछ इलाके हैं जहां पे मिस्र का आप लियारी की बात करें तो वहां पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मलेर के कुछ इलाके हैं, उसके अलावा अगर लियाकताबाद, अजीजाबाद इस तरह की बात करें तो यहाँ आपको MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। कुछ ऐसे इलाके डिफेंस वगैरह में PTI का सीव्यू वाली साइड पे ज्यादा। उसके बाद फिर सेंट्रल जो कराची है वहां भी MQM है, उसका होल्ड है। ये सारी चीजें ना वहां पे बिल्कुल बाकायदा अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, अलग अलग इलाके बटे हुए हैं। और इसमें अब जमात इस्लामी ने भी रिवाइव किया होगा। जमात इस्लामी जो है, देखें उसके जो लोग हैं वहाँ उनकी पहले ही नुमाइंदगी थी, और बहुत से खास तौर पे अगर आप नाजमाबाद, फेडरल भी एरिया, इस तरह के इलाके जहाँ ज़रा ज़्यादा मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें आपको जमात इस्लामी के भी काफ़ी लोग नजर आएंगे, मिलेंगे। अब वहां पे ये सब, अब जंग ये है कि MQM कराची किसका, हाँ कराची लड़ाई कराची किसका, हर कोई इस केक में से अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहता है। और ये सिर्फ इख्तियारात की जंग है। अल्लाह करे कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी जमातें अपने हिस्से की बजाय ये सोचना शुरू कर दे कि कराची के आवाम को ज्यादा फायदा किससे होगा, कराची के आवाम के मसाइल कौन सी जमात हल करेगी। अगर ये सोचे तो कराची वाकई आप वापस अपनी उसी तरह से असल हालत में बहाल हो जाएगा। चलिए जी, हम इस बात के लिए सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और दुआ इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे सूरत हाल किस तरफ जाती है, लेकिन तमाम जमातों को मिलकर कराची का बहरहाल सोचना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कराची के बाद पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की भी बात करेंगे, जिसके साथ एक और नया शहर बसाने जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके हवारी, लेकिन बीच में कुछ रुकावट आ गई है और वो रुकावट आई है अदालत की जानिब से। क्या उसकी वजह है, गड़बड़ कहाँ हुई, हम बात कर रहे हैं जी जो नया शहर बसाने जा रहे थे दरियाए रावी के किनारे, उसके हवाले से इस पर डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो नए शहर बसा सके। ये कोई एक्विजिशन कोई हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं हो रही थी कि उसको जज साहब कहें कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो रही है, ये एक नया शहर बना रहे हैं। और ये बार फैसला हुकूमत नहीं करना है। अदालतों ने इससे पहले पॉलिसी फैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फायदा नहीं हुआ। हमने देखा है कि चाहे वो रकोटेक का मामला हो, चाहे स्टील मिल का मामला हो, जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। प्राइम मिनिस्टर साहब और फवाद चौधरी साहब को आपने सुना और वो बता रहे थे कि जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें रावी किनारे नया शहर जो बसाया जा रहा था, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी इसकी जो एक्वायर की गई ज़मीन वो इलीगल तरीके से एक्वायर की गई है और कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए गए, उसको कलअदम करार दे दिया गया सारे प्लानिंग को ही। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो ज़रूरी ज़मीन थी उसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते थे कमर्शियल पर्पसेस के लिए। उस पर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मजीद भी इस वीडियो में, जिसका कुछ हिस्सा हमने आपको दिखाया, बताया कि वो उनके कौन कौन सी चीज़ें थी जिसे वो एड्रेस करने जा रहे थे।
लेकिन ये सारा मामला आखिर हुआ क्यों, ये मामला अदालत तक पहुंचा कैसे? ये एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिससे बहुत सारा रोजगार भी मिलने वाला था और जिसको हुकूमत अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी कह रही थी, आखिर ये इसके वाइंड अप होने की वजह क्या बनी, इसके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून और वकील भी हैं ये दरख्वास्त गुजार मलिक साहब, तो मैं चाहूँगी कि पहले उनका ही मौक़िफ़ सुन लेते हैं। फाद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फाद मलिक साहब, 2-3 बुनियादी बातें तो अदालत ने फैसले में भी कही, जिस तरह ज़रई ज़मीन के हवाले से या कानूनी तकाज़े पूरे करने के हवाले से एनवायरनमेंट का भी कुछ जिक्र है। आपकी बुनियादी तौर पर प्ली क्या थी, क्या आपके एतराज़ात थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के और क्या वो एड्रेस किया अदालत ने? जी थैंक यू। प्राइमरीली मेरे जी जो क्लाइंट्स थे दे वर ऑल फार्मर्स, काश्तकार उस इलाके के जहाँ पे लैंड एक्विजिशन की जा रही थी। हमने 4 बेसिक सवालात अदालत के सामने रखे थे। पहला सवाल ये कि क्या एक प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर किया जा सकता है जबकि उस प्रोजेक्ट का कोई मास्टर प्लान नहीं एग्जिस्ट करता। दूसरी बात ये कि क्या कोई प्रोजेक्ट इतने बड़े स्केल का जो मुख्तलिफ लोकल गवर्नमेंट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, उसमें लोकल गवर्नमेंट्स को कम्प्लीटली बाहर रख के एक प्रोजेक्ट को किया जा सकता है कि नहीं। तीसरा ये कि क्या लैंड एक्विजिशन का ये जो प्रोसेस है ये बगैर इन्वायरमेंटल अप्रूवल के शुरू किया जा सकता है कि नहीं। और चौथा ये कि ऐसा मुल्क, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको फूड इनसिक्योर कंट्रीज में गिना जाता है। ऐसे मुल्क के अंदर 1,07,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके, जो गवर्नमेंट के अपने स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 72% ज़रई एरिया है जिसके अंदर, जिसमें बाकायदा काश्तकारी होती है, क्या ऐसे एरिया में इतने लाखों एकड़ की एक्विजिशन करके वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट करना एक फूड इनसिक्योर नेशन के लिए वैलिड है भी कि नहीं। जहां तक अदालत के फैसले की बात है, अदालत ने हमारी इन बातों को एक्सेप्ट किया है। अदालत ने मास्टर प्लान के बारे में जब सवाल जवाब किए एलडीए और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों से, तो पता लगा कि एक छोटी सी मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। बार बार कहा जाता है कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है। जो अदालत में बयान दिया गया रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जवाब के अंदर जो स्टांस पेश किया गया और जो एलडीए ने बात की, उसके मुताबिक 2013 में एक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया कि एक लेक व्यू सिटी बनाई जाए ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी नेक्स्ट टू लाहौर। उस लेक व्यू सिटी को बनाने के लिए एलडीए और अर्बन यूनिट ने एक कंसल्टेंट हायर किया, माइनहार्ट। माइनहार्ट नामी कंसल्टेंट ने 2014 में एक फीजिबिलिटी स्टडी बनाई कि अगर आप यहाँ पे एक शहर बनाना चाहते हैं तो ये फीजिबिलिटी स्टडी है शहर। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक उन्होंने वो 2014 वाला जो फीजिबिलिटी स्टडी थी उसको बतौर मास्टर प्लान अडॉप्ट किया। अदालत ने कहा कि देखें, मास्टर प्लान बनाने का एक बाकायदा तरीका होता है, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। मास्टर प्लान के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, मास्टर प्लान के अंदर डिटेल डिज़ाइन स्टडीज़ होती हैं, उसके अंदर इलाके नॉमिनेट किए जाते हैं कि इधर कमर्शियल एक्टिविटी होगी, इधर पार्क्स होंगे, इधर इंडस्ट्री होगी, पूरी एक प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग होती है। एलडीए जिस तरह जब मास्टर प्लान बनाती है उसके लिए पूरे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, 2014 के मास्टर प्लानिंग रूल्स। वो यहाँ नहीं थे क्योंकि आप ऐसे कोई रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते और आपने ऐसा कोई प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया, आपने 2014 की फीजिबिलिटी स्टडी उठा के अडॉप्ट कर ली, तो इसको आप मास्टर प्लान नहीं कह सकते। मजे की बात, ये जो फीजिबिलिटी स्टडी है जो माइनहार्ट ने की थी, इस स्टडी के ऊपर एलडीए का मौकफ 2014 में ये था कि ये स्टडी अनबैंकेबल है, ये अनरीजनेबल है, इस स्टडी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। उसको भी क्वेश्चन किए। अच्छा फहद, आप साथ ही रहिए, अभी मैं जरा जफर लाली साहब और इमरान साहब के भी कमेंट शामिल कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी। जफर लाली साहब, आपको लगता है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था और इसकी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी तो उसको दूर करके उसको चलने दिया जाता, क्योंकि इन द एंड जाहिर है इससे बहुत बड़ा जाहिर है लोगों के लिए एक रहने की जगह भी बनती, एक पूरी कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट होती, लोगों को रोजगार भी मिलता। देखिए, हमारे अदालत ये कि क्या पब्लिक को इलेक्ट किया है, और अगर उनको इलेक्ट किया है तो फिर वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे हैं। मगर ये तो एक इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं ना, ये तो एक वाहिद हमारा जुडिशरी है
करते हैं, रिटायर करते हैं, एक्सटेंशन दे, इनका आप ऑडिट भी नहीं कर सकते। ये सवाल पूछना लोग हैं सीक्रेट है, ये सवाल पूछना कि उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस क्या है स्टेट सीक्रेट हैं। तो अब अगर ऐसा वो समझते हैं कि अब वो एक सिटी का भी सैंक्शन दे सकते हैं तो शायद दे सकते हैं। मुझे तो सिर्फ हैरानगी ये है, ये कह रहे हैं एनवायरमेंटल, भाई ये प्रोजेक्ट में तो 20 मिलियन ट्रीज लग रहे थे, 20 मिलियन दरख्त, $20 बिलियन खर्च हो रहा था। कितने सारे इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता, $20 मिलियन। ये एक दूसरा सिटी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये एक वाहिद सेकंड सिटी होता पाकिस्तान में जो प्लान से निकला। अच्छा। ये कह रहे हैं इसकी प्लानिंग भी गलत है, इसका ये ठीक नहीं। भाई ठीक है, आप बता दें। मैं तो सोच रहा हूं कि हम लोग सब चले जाएं मेडिकल अटेंशन के लिए उनके बाहर और पूछें कि भाई which डॉक्टर शुड वी गो। तो चलिए, आपको लगता है कि ये गैर जरूरी फैसला था अदालत की जान से? ठीक है, मैं इमरान साहब का भी कमेंट ले लूं। इमरान साहब, वो लाली साहब तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ये अदालत ने तजावुज किया इख्तियारात से, लेकिन ये बात तो हमने उनकी वीडियो में भी देखी, वो बता रहे कि हमने पानी के साफ करने का भी प्लानिंग रखी थी। वो सबने देख लिया उन्होंने क्या कहा। मैं तो हिलाली साहब ने जो कहा, मैं बड़ी माजरत के साथ, मैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्री नहीं करता। देखिए, अदालत का काम क्या होता है? अदालत का काम है कि अगर एक साइल उसके पास गया है तो अदालत ने उसको सुन के, उनको करके जैसे उसके पे फैसला देना होता है। अब ये कसूर अदालत का थोड़ा कि कोई केस, क्या केस लेके गया है। दूसरी बात ये, जैसे फहद मलिक साहब बता रहे थे, एक बात को समझे कि ऐसी कंपनी और उसकी एक ऐसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिसको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इतने साल पहले ब्लैक लिस्ट कर चुकी थी, आपने उस ब्लैक लिस्ट की हुई रिपोर्ट को आपने क्या किया? आपने कहा जी ये तो मास्टर प्लान है। वाह, सदके जाऊं, वही एलडीए जो उसको ब्लैक लिस्ट कर रहा था वही अब कहता जी ये तो मास्टर प्लान है। और फिर दूसरी बात, वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो कहा, मुझे एक लम्हे के लिए भी इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं है। वो चाहते होंगे एक डेवलप्ड ऐसा शहर आबाद करना जो वाकई प्लान हो, लेकिन एक ऐसा फैसला जो अदालत ने दिया, और हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, और आप खुद कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके जाएंगे, और अगले ही दिन आप मौके पे वहां चले जाएं और इस तरह की गुफ्तगू करें वहां खड़े होके, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा गैर मुनासिब है। जब आप अदालत में वहां जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है, आप जाएं, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको फैसले को नॉन वाइड करार दे दो तो हम कौन होते हैं? बिल्कुल ठीक है, चलिए, वो उन्होंने लेकिन एक गुजारिश समझ लें इस शहर के हवाले से, क्योंकि मैं खुद लाहौर का रहने वाला हूँ। टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, मैं चाहती हूं कि सुन लाहौर का मामला आप थोड़ा सा समझ लें। लाहौर में इस वक्त दरियाए रावी के पार, मैं आपको बता दूं कि वहां पे जितना ये शहर आबाद करना चाह रहे हैं, वाकई इंडस्ट्री होगी, बड़ा कुछ होगा, गरीब आदमी के लिए क्या बचेगा? वहां जो इतनी हाई राइज बिल्डिंगें बनेगी वो अमीरों के लिए फ्लैट्स बनेंगे, गरीब के लिए उसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये गरीबों का भी, गरीबों का कोई आपके ख्याल से भला नहीं इसमें होगा, लेकिन बहरहाल अगर अमीरों का भी भला हो तो अच्छी बात है। हमें इतने अमीरों से हमें नफरत भी नहीं करनी चाहिए। फहद मलिक साहब, हिलाली साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुन लिया और इमरान साहब की भी गुफ्तगू, आप लोग आगे इसी को ऐसे ही कंटेस्ट करेंगे? क्योंकि फिर ये भी तो सवाल पैदा होता है, फिर आखिर कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाए, कौन से इदारे से अप्रूवल ली जाए, ये भी तो पता चल जाए। देखें, बात यह है कि जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि अदालतों ने तो वो फैसले करने होते हैं जो साइल उनके पास सवालात कानूनी लेकर जाते हैं। अदालत ने अपनी तरफ से तो इसमें कोई फैसला नहीं किया। ये सारे कानूनी सवालात हमने उठाए कि क्या आप 3 लाख बंदे को बेघर कर सकते हैं बगैर किसी मास्टर प्लान बनाए एक प्रोजेक्ट का? क्या आप 3 लाख बंदों को बेघर कर सकते हैं बगैर एक प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट्स की इंटरवेंशन का? हिलाली साहब ने कहा कि हमारी अदालतें इलेक्टेड नहीं होती। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने 18वीं तरमीम में लिख दिया कि आपने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट के, ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले करनी है। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2015 में इमराना डिवानास केस में दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए,
बल्दियाती इदारे और सूबाई इदारे इकट्ठे मिलके भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं जो शायद बल्दियाती इदारों की या बल्दियाती हुकूमतों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में ना हो। उस केस में बिल्कुल सूबाई इदारे आ सकते हैं और वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी एड में काम कर सकते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा कोई अदारा बनाया जाए या ऐसा कोई कानून पास किया जाए जो लोकल गवर्नमेंट से उनकी सारी पावर्स ही लेके उन्हें पावरलेस कर दे, तो ऐसा कानून आर्टिकल 140A की मौजूदगी में बहरहाल आप लोगों को इसमें फिलहाल तो कामयाबी हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, वी सी के आगे सोर्ट में उसके ऊपर आपके लिए क्या आता है जब हुकूमत इसको चैलेंज करती है। हमारे साथ चेयरमैन साथ है जी सीईओ रोडा के इमरान आमीन साहब हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे जरा बात करके उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान आमीन साहब आपके वक्त का। इमरान साहब फरमाइएगा, आप लोगों की तैयारी ठीक नहीं थी इस केस को लेकर के, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एड्रेस किया है कि ये सारा मामला ही कलअदम करार दे दिया सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ने? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं जी, तैयारी भी पूरी थी और मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी थी। विजन प्रॉबली आप जिस अंदाज में प्रेजेंट होता है केस समझा नहीं पाए थे हमारे लॉयर्स, ना हमारे पास ऐसा कोई फोरम अवेलेबल था जहाँ पे हम ये अपनी उसकी पूरी विजन बता सकें सिटी के बारे में। तो प्रॉब्ली ये एक रीज़न हो सकता है। तो आई होप अब चंद एक दफात पर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो इंशाल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट में हम क्लियर कर लेंगे। कौन सी इमरान अमीन साहब मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ा जो सवाल है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से कि एक ब्लैक लिस्टेड जो फिजिबिलिटी थी उस रिपोर्ट को मास्टर प्लान बना दिया गया। जब आप इतना बड़ा शहर आबाद करने जा रहे हैं तो उसका एक बेहतर क्यों मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया गया? सर वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड मैं ये कोशिश कर रहा था कि कोई पूछ लेंगे। ये मिसकंसेप्शन सारी बनाई हुई है काफ़ी अरसे की। ये देखिए, ये फिजिबिलिटी 2013-2014 की सिर्फ नहीं है। ये स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट के बारे में रिकमेंडेशंस या सिटी के बारे में रिकमेंडेशन, नॉट इवन प्रोजेक्ट के बारे में रिकमेंडेशन, जब सबसे पहले जायका की स्टडी हुई थी, एक बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी हुई थी। जायका ने जब स्टडी की तो उन्होंने ये प्रपोज किया था कि लाहौर के ऊपर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस है इसको और बढ़ाने से अच्छा है कि आप एक नया अर्बन सेंटर बना लें। उसके बाद काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टडीज़ होती रहीं इस सिलसिले में, चाहे वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड थी या डिफरेंट स्टडीज़ के रिलेटेड थी। उन सब का भी एक ही जवाब आता था कि एक नया अर्बन सेंटर ज़रूरत है इस शहर को, रादर देन इस शहर को और एक्सपैंड किया जाए। अच्छा, जहाँ पे अब लाहौर का री मास्टर प्लानिंग हो रही है उसके साथ 2013-2014 में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के थ्रू एक कंप्लीट फिजिबिलिटी बनाई गई। ये जो एक मिसकंसेप्शन बनाया जा रहा है कि जी इस फिजिबिलिटी स्टडी में या मास्टर प्लान नहीं था, तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली अपने कॉलीग से ये कहता हूँ कि इस स्टडी को ना उन्होंने पढ़ा है, ना उनको मास्टर प्लान का कंप्लीट अंदाजा है कि उससे बनता किस तरह। मास्टर प्लान सर इस यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। जब आप सिटी बनाते हैं या एक एरिया सिटी के बारे में सोचते हैं, उसके लिए आप अर्बन इकोनॉमिक्स की स्टडी कराते हैं, डिमांड एनालिसिस कराते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज करवाते हैं। उसके बाद ये जांचने के लिए कि शहर कितने लोगों के लिए बनना चाहिए, बिकॉज इस शहर को आप कनेक्ट कर रहे हैं लाहौर के साथ। लाहौर का स्ट्रेस उठाने के लिए अपनी पॉपुलेशन डिमांड जो आपका वो फैक्टर होता है जो कि मूव हो रहा होता है, उसके साथ आप इन सारी कनेक्टेड स्टडीज के बेस पर एक पूरा अर्बन प्लान बनाते हैं। अर्बन प्लान और जोनिंग प्लान जब बन जाता है वो सिटी के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। उसके अंदर फिर आप जो मास्टर प्लान एक बहुत लीस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है जो आखिर में आता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर्स उस सिटी में होंगे, बी इट रोड्स, बिल्डिंग्स, उनकी क्या साइजेस होंगी। ये सारी फीजिबिलिटी स्टडी जो थी तो मास्टर प्लान उसके बाद ही बनता था। लेकिन इमरान साहब ये भी कहा जा रहा है ये सिर्फ अमीरों को ही फायदा होगा इस प्रोजेक्ट का और कुछ लोगों को नवाजने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट बनाया गया है और अमीर से अमीर तर होगा इससे। मैं 2 मिनट दे, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। देखिए, शहर बनाना 2 मिनट ही रह गए अब मेरे पास जी। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बनाना और देना। ये फिजिबिलिटी एक्सेप्टेड थी। जो ब्लैक लिस्टेड का मामला ये कह रहे हैं, प्लीज अपना चेक कर लें, वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिटेड है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। कोई ब्लैक लिस्टेड की वो नहीं थी। उसके बाद ये एलडीए ने ही अडॉप्ट किया था और इस प्रोजेक्ट पर नैब एक बार 2017 या 18 प्रोबेबली इन दीज डेज
वो इसको इवैल्यूएट और इन्वेस्टिगेट भी कर चुका है। इमरान साहब, फिर अदालत ने फैसले में क्यों लिखा ब्लैक लिस्टेड? सर ना मेरे ख्याल में अगेन विद रिस्पेक्ट टू आवर कोर्ट्स, ना सर कोई टेक्निकल फॉर्म है उधर, ना मेरे ख्याल में, मैं खुद 5-6 बार गया हूं, 2 मिनट की सर बात तो मैं नहीं कर सकता था उधर, बिकॉज एक ही अदालत में आपको खड़े होने की जगह तो उधर होती नहीं है, आप बात पहुंचा नहीं सकते, ना बात कर सकते हैं। उसके बावजूद जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, प्रॉब्ली लर्नड कोर्ट्स ने उसी पे फैसला किया और उस पे इतराज है, बिकॉज शहर बनाना, अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हम शहर बना रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट करना वो दिया जा रहा है, कोई हाउसिंग स्कीम बन रही है, शहर अमीरों के लिए नहीं होता, शहर होता है। ये शहर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो लाहौर की प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करेगा इस साइड पे। और एनवायरमेंटल इश्यूज के हवाले से भी बड़ा क्वेश्चंस किए गए हैं कि जनाब आप लोग बड़ा कोई मसला क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए भी। करेक्ट, ये भी क्विकली एक्सप्लेन कर दूं बिकॉज आपके पास टाइम कम है। जंगल जी आप लोग गवा चुके हैं, आपके पास जंगल कोई नहीं रहे, रख छोक हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, 3 जंगल और बना रहे हैं, 40% पे इस फॉरेस्ट कवर को लेके जा रहे हैं और दरियाए रावी रिवाइव कर रहे हैं, वेस्ट जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो एनवायरमेंटल के अगेंस्ट है? ये एनवायरमेंटलिस्ट हजरात मुझे ये बता दें अभी क्या हालत है दरियाए रावी की, जरा उसकी पिक्चर्स बता दें। अच्छा, एक शॉर्ट एक और बात कर लें, जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग मुकीम है कच्ची आबादियों की सूरत में, और जिस तरह भी बहुत बड़ी तादाद है, अभी जो फाद मलिक साहब हमारे साथ थे वो 3 लाख बता रहे थे, तो इनके लिए कोई ऑल्टरनेट प्लान है? इससे भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ, ये किधर जाएंगे? गवर्नमेंट लैंड यूज प्लान बना के दे रही है, प्लीज अंडरस्टैंड। एक शहर जो हम बना रहे हैं उसमें लैंड यूज प्लान बना के दे रहे हैं, ग्रीन और ब्राउन जोन्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज को कहा जाएगा कि आप अपने आप को रेगुलराइज करें, कोई भी आप अगर अप्रूवल लेंगे तो लेंगे। सर आप ये प्लीज पिटिशन से पूछ लें कि इस पिटिशन में इलीगल हाउसिंग स्कीम्स कितनी थी जो इस। ठीक है, चलिए इमरान साहब हमारा वक्त खत्म हो गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको यही कह सकते हैं कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए बेटर, और आप अच्छे से अपना केस लड़ें, और अगर इसमें तमाम लोगों का फायदा है तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा फैसला आएगा, लेकिन इसकी जो लीगैलिटीज़ हैं उसको यकीनी तौर पर पूरा होना चाहिए, ताकि बाद में फिर वो क्वेश्चंस ना उठें जो कि हम देख रहे हैं कि नासला टावर और कराची में बहुत सारे मामलात के ऊपर उठ रहे हैं। तो जनाब इसी के साथ आज का प्रोग्राम एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।